वेलकम टू कंपटीशन स्टार। हेलो डियर्स, आज की इस सेशन में देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। इसमें हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और इसका आप लोग यदि फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। उस लिंक में आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो लिंक दिया था वो सभी अब काम करेगा, क्योंकि जो भी इसमें प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर दिया गया है। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इसका जो पार्ट 1 अपलोड हुआ है, इससे रिलेटेड आप लोग को लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ताकि पता चले कि आप लोग कितने पानी में हैं और कितने ऊपर हैं, ठीक है। तो आप लोग उसका आंसर देना, ठीक, क्योंकि वो आंसर देना कंपलसरी है। तो देखते हैं इसमें का क्वेश्चन फर्स्ट। किस कलचुरी शासक ने जाजलपुर वर्तमान जांजगीर नगर की स्थापना की? देखिए पहले क्या था, जो राजा महाराजा होता था उन लोग कुछ चीज बनाते थे, नगर हो गया, जैसे कुछ भी शहर हो गया, तो वो अपने नाम पे ही उस नगर का नाम रख देते थे। जैसे कि रतनपुर का नाम रत्नराज रखा है, रतन देव रखा है, ठीक है। रत्नदेव जो है वो रतनपुर बनाया, तो अपने नाम पे क्या रख दिया, रत्नपुर रख दिया, ठीक है। उसी प्रकार जाजलपुर है तो इसका नाम भी जाजल देव प्रथम होगा या जाजल देव द्वितीय होगा। जो पहले आया वो पहले दिया होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और ये किसका उत्तराधिकारी है? तो ये पृथ्वी देव वन का उत्तराधिकारी है, जो कि क्या पाली का भी मंदिर जो है, पाली का, उसका भी क्या कराया था, निर्माण करवाया है। और पाली के पास एक बड़ा सा तालाब है, ठीक है, बड़ा सा तालाब, उसका भी ये निर्माण कराया है। मतलब वर्तमान जांजगीर, पाली का मंदिर और एक बड़ा तालाब, ये तीनों चीज का ये क्या है, निर्माण करा है। तो इस प्रश्न में आप लोग को इतना ही बस जानना जरूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कलचुरियों की रायपुर शाखा की स्थापना कब हुई? यहाँ बोला गया रायपुर शाखा। तो इससे पहले देखिए रायपुर शाखा है बोला है, तो इसका मुख्य भाग कौन सा हो जाएगा? तो मुख्य हो जाएगा रतनपुर। रतनपुर इसका मुख्य है, ठीक है। तो ये हुआ है 14वीं सदी के अंतिम भाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो इसका मुख्य शाखा हो गया रतनपुर और इसका गौड़ शाखा हो गया रायपुर। ये कौन सा शाखा है? गौड़ शाखा, सेकेंडरी है। तो इस प्रकार उस टाइम 14वीं सदी के अंतिम समय में दो शाखा में बढ़ गया, एक रतनपुर शाखा हो गया और एक रायपुर शाखा हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें 18 गढ़ आने लगा। 18 गढ़ रतनपुर में आया और 18 गढ़ आया रायपुर शाखा में आया, ठीक है। तो इस प्रकार ये गढ़ में भी बढ़ गया। तो बस इस क्वेश्चन में आप लोग को इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। रायपुर में रतनपुर कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो रायपुर में रतनपुर कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? देखिए यहाँ क्या बोला गया, रायपुर और जो रतनपुर है, ये एक हो गया रतनपुर और एक हो गया रायपुर, ठीक। ये दो शाखा बना। तो अब जो ये दूसरा शाखा बना है, तो उस टाइम क्या हुआ, 14वीं शताब्दी में जब दूसरा शाखा बना, तो इसका जो सारा कामकाज है वो किस पे डिपेंड करेगा? रतनपुर पे डिपेंड करेगा। उस टाइम ये रतनपुर के अधीन में था। वो धीरे से बाद में ये एक इंडिपेंडेंट अलग बना, ठीक है। रायपुर अलग हो गया और रतनपुर अलग हो गया, धीरे से बाद में हुआ। तो जिस टाइम जब पहले वो मिला है, तो उस टाइम का प्रथम शासक कलचुरी शासक कौन है वो पूछा है। तो इनमें से कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब ये डिवाइड हुआ तब उस टाइम बनाया गया था लक्ष्मी देव को। लक्ष्मी देव को वहां का शासक बनाया गया था, तो ये प्रथम शासक था। और ये कहाँ पे था? तो ये खल वाटिका में, ठीक है। खल वाटिका, जिसको अभी वर्तमान में क्या नाम से जाना जाता है? खल वाटिका को खल्लारी के नाम से जाना जाता है। और जिसको क्या कर दिया गया? रायपुर का राजधानी बना दिया गया, ठीक है। रायपुर का राजधानी बना दिया गया, ठीक। इसको आप लोग याद रखेगा। अब लक्ष्मी देव के बाद, इसके बाद जब इसका ये कब आया? जब रतनपुर का अधीनस्थ में था, ठीक है।
लक्ष्मी देव। लेकिन अब देखिए जो रतनपुर है और रायपुर है ये किसी कारण से अलग अलग हो गया, ठीक है, किसी कारण से अलग अलग हो गया। अब ये अधीन से मुक्त हो गया, तो उस टाइम का शासक कौन बना? तो उस टाइम का बना था सिंघड़, ठीक है, उस टाइम था सिंघड़। याद रखिएगा ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सिंघड़ इंपॉर्टेंट है और एक लक्ष्मी देव, क्योंकि जब रतनपुर के अधीन में रायपुर था तब उस टाइम का शासक लक्ष्मी देव था, और जब दोनों अलग हुआ तो स्वतंत्र रायपुर का जो शासक हुआ वो सिंघड़ था, ठीक है। और उस टाइम इसको 18 किला दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद इसका जो वंशज आया वो आया रामचंद्र आया वंशज, और रामचंद्र का जो पुत्र हुआ वो आया ब्रह्मदेव, ये इसका वंशज है, ठीक। तो इसको इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों नाम को आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन को भूल जाइएगा वो तो समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन को भूल जाओगे वो चल जाएगा, लेकिन लक्ष्मी देव और सिंघड़ को आप लोग मत भूलना, ठीक। नेक्स्ट है 12वें के प्रधान को क्या कहा जाता है? देखिए उस टाइम क्या करता था, उस टाइम जो गांव था उसको बांट दिया जाता था, तो जो गांव होता था उसके प्रधान को क्या बोला जाता था? उसके बाद गांव हो गया, और गांव से ऊपरी इकाई कौन सा था? तो इसमें कई गांव को, जैसे पंचकुल 5 गांव को वो कर देता था पंचगांव। फिर उसी प्रकार 12 गांव का जो समूह होता है, 12 गांवों का समूह उसको बोला जाता है 12, ठीक है, 12, ठीक। तो उस टाइम जो 12 गांव का समूह था उसको 12 बोला जाता है। जैसे अभी देखिए आप लोग कई समाज में प्रचलित है सभा, तो आप लोग देखे होंगे सभा जो उठता है तो गांव में ग्राम सभा होता है, यदि वही 22 गांवों का सभा हो तो 22 गांव सभा बोला जाता है ना। सभी लोग देखिए ग्रामवासी हैं, ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप लोग को पता होगा। तो उसी प्रकार 12 मतलब होता है 12 गांवों का जो समूह था, तो उस समूह का जो मेन था उसको क्या बोला जाता था? तो उसको दाऊ बोला जाता था, उसको दाऊ। और जो गांव का मेन था उसको बोला जाता था गौटिया, ठीक है, याद रखिएगा, उसको बोला जाता था गौटिया। और जो गढ़, जैसे कि 18 गढ़ में बांटे, तो एक गढ़ का प्रमुख को बोला जाता था दीवान, ठीक। तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा। और इन लोग का जो ये दीवान है, दाऊ है, गौटिया है, इन लोग का मेन काम वहाँ क्या था? तो वहाँ का जो कानून व्यवस्था था, ठीक है, कानून व्यवस्था और वहाँ का राजस्व वसूलना ये इन लोग का कामकाज था, ठीक, दीवान, दाऊ और गौटिया का। और देखिए जो राजस्व विभाग है, यहाँ का राजस्व विभाग है, तो राजस्व विभाग के प्रमुख को क्या बोला जाता था? तो उस टाइम यहाँ के राजस्व जो विभाग होता था उसके प्रमुख को महाप्रमात्री बोला जाता था, याद रखना, ठीक है। राजस्व विभाग के प्रमुख को महाप्रमात्री बोला जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के जिम्मे थी? तो ये कलचुरियों के शासनकाल में था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और जो पंचकुल है इसके सदस्य होते थे ना, इसके कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे, इसलिए इसको बोला जाता था पंचकुल। जैसे अभी पंच बोला जाता है ना, 5 वार्डों मतलब वार्ड का एक पंच होता है, लेकिन देखिए ग्राम लेवल पे आप लोग देखेंगे तो सभा होता है, उस सभा में यदि कुछ चीज़ का निर्णय नहीं होता है तो पंच परमेश्वर बोला जाता है, वो भेजा जाता है। उसी प्रकार ये पंच मतलब 5 सदस्य इसमें रहते थे जो कि मेन थे, और इस सदस्य को क्या नाम से जाना जाता था? तो इसको महत्तर के नाम से जाना जाता था, उस सदस्य को महत्तर बोला जाता था, ठीक। और इसका जो अब 5 लोग में से महत्तर हो गया सदस्य, लेकिन इसका जो प्रमुख एक तो होगा ना, एक मेन होगा अध्यक्ष, उसको बोला जाता था महत्तम, उसको महत्तम बोला जाता था, ठीक। तो इस प्रकार इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? तो देखिए कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया बोला है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खल्लारी में कराया, खल्लारी में। और देखिए जांजगीर का जो विष्णु मंदिर है, जांजगीर का विष्णु मंदिर
इसका भी निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और ये जांजगीर का विष्णु मंदिर और ये नारायण मंदिर, ये खल्लारी का नारायण मंदिर देवपाल मोची के द्वारा कराया गया। और रत्न सिंह के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा, रत्न सिंह, इसके द्वारा कहाँ कहाँ का मंदिर निर्माण कराया गया, तो तुम्माड़ का मंदिर निर्माण कराया गया। तुम्माड़ में कौन सा मंदिर है, तुम्माड़ में बंकेश्वर मंदिर है। ठीक है, बंकेश्वर मंदिर। ठीक है, रतनपुर का कराया गया, रतनपुर का रत्नेश्वर मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर। मल्लार का शिव मंदिर, मल्लार का शिव मंदिर। ठीक है, ये तीनों जगह को किसके द्वारा कराया गया, रत्न से। इसको कायस्थ बोला जाता था, कायस्थ। ठीक, और ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है ये कौन से काल में हुआ है, तो ये कलचुरी काल में हुआ है, याद रखेगा। तुम्माड़ का जो बंकेश्वर मंदिर है कलचुरी काल में, रतनपुर का, मल्लार का, जांजगीर का, नारायण मंदिर, खल्लारी का, ये सभी कलचुरी काल में हुआ। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण। ठीक है, और ये भक्ति आंदोलन के भक्त हैं। ठीक है, जो वल्लभाचार्य हैं ये खास इसलिए क्योंकि भक्ति आंदोलन के भक्त है, भक्ति आंदोलन के भक्त, प्रमुख भक्त था। ठीक, और इनका देखिए अलग मत होता था, इनका अलग संप्रदाय होता था। ठीक है, इनका आप लोग मान सकते हैं 1479 से 1531 के मध्य, ईसा पूर्व समझिए, ईसवी या ईसा पूर्व। ठीक, ईसा पूर्व नहीं आएगा, ईसवी आएगा, क्योंकि ईसवी और ईसा पूर्व में बहुत अंतर होता है। ठीक है, याद रखना आप लोग, ईसा पूर्व और ईसवी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, उसको बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनका एक मत था, मत कौन सा था, इसको आप लोग याद रखिएगा, शुद्ध द्वैत, शुद्ध द्वैत इनका मत था। और इनका संप्रदाय कौन सा था, संप्रदाय था इनका पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग इनका संप्रदाय था। तो इस बात को आप लोग इनका याद रखेगा, क्योंकि देखिए वल्लभाचार्य का जन्म स्थल ये प्रॉपर सब लोग को पता रहता है, लेकिन इनका संप्रदाय और इनके मत के बारे में काफी लोग नहीं जानते। तो आप लोग याद रखेगा, क्वेश्चन आप लोग को सरल नहीं मिलने वाला है ना, सरल मिलेगा ही नहीं क्वेश्चन। वो तो आप 150 क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें से 50 क्वेश्चन ईजी रहेगा, 50 क्वेश्चन कोई वैल्यू, मतलब वैल्यू रहेगा, लेकिन ये एकदम इजी बन जाएगा, बिना पढ़े लिखे आप लोग ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन जो डिसाइड करेगा वो 100 क्वेश्चन आप लोग का रैंक डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था, तो यहाँ बोला गया लगान अधिकारी का पद नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाप्रमात्री। महाप्रमात्री, मैं इसका पहले भी आप लोग को बताया हूं कि जो राजस्व अधिकारी होता है, राजस्व अधिकारी मतलब यही होता है, लगान अधिकारी, उसको महाप्रमात्री बोला जाता है। ठीक, ये वाला रहता मात्री, इस टाइप का लिखाया रहता ना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। नागपुर के रघुजी भोसले प्रथम के किस सेनापति ने इस राज्य में कलचुरी प्रभुत्व को लगभग समाप्त कर दिया, तो इसका राइट आंसर है ए, भास्कर पंत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन बन रहे हैं, नागपुर के रघुजी भोसले प्रथम के किस सेनापति ने, तो याद रखना जब कलचुरी प्रभुत्व को समाप्त किया तो उस टाइम भोसला शासक कौन था, तो इस टाइम भोसले शासक था रघुजी। ठीक है, इस टाइप से आप लोग को पूछा जाएगा। तो कलचुरी प्रभुत्व जब समाप्त हुआ तो इस टाइम शासक था, भोसला शासक वो था रघुजी, और वो कहाँ के थे, तो नागपुर के थे। ठीक है, और इनके जो सेनापति है भास्कर पंत, उनके द्वारा प्रभुत्व को समाप्त किया गया। कैसे किया गया, तो इसको भी कहानी के माध्यम से, जैसे कि 30,000 सैनिक लेके वो आक्रमण करने गए थे, 30,000 सैनिक के साथ वो आक्रमण किए। तो ये इसलिए जीते थे कि जो अपोजिट में राजा था, ठीक है, अपोजिट में जो राजा था कलचुरी वंश का, वो कौन था, रघुनाथ। याद रखना रघुनाथ सिंह, सिंह भी डाल देते हैं, ये अपोजिट राजा थे। अब ये क्या हो गए थे,
अब ये सेनापति थोड़ा हिष्ट पुष्ट है, लेकिन जो राजा ये क्या थे, वृद्ध हो गए थे, उम्र इनका 60 वर्ष का हो गया था। और उसी टाइम इनके जो पुत्र है उसका भी क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था, पुत्र का मृत्यु। तो पुत्र का मृत्यु हुआ तो उसके पिता भी अभी शोकाकुल में थे, मतलब लड़ाई करने में समर्थ नहीं थे, ठीक है, मतलब युद्ध का कुछ भी तैयारी नहीं था। इस वजह से ये मौका को देखते हुए क्या कर दिए, आक्रमण कर दिए कलचुरी वंश में। और उस टाइम क्या हुआ, कलचुरी वंश का पतन हो गया, मतलब वो समाप्त हो गया लगभग, ठीक है। अब ये कलचुरी वंश तो समाप्त हो गया, तो इसके बाद जो रघुजी भोसला है, रघुजी भोसला मतलब इसको आप लोग मान लीजिए रघुजी वन प्रथम, ठीक है। रघुजी प्रथम के बाद इसका जो पुत्र आया, ठीक, इसका पुत्र कौन आया, बिंबाजी भोसले इसका पुत्र आया। तो ये क्या बना, मराठा शासक बना। प्रथम मराठा शासक कौन बना, बिंबाजी भोसले बना। क्योंकि देखिए रघु जी ये तो अब उस टाइम भी ये भी बूढ़े हो गए होंगे ना, ये जाहिर सी बात है, ये 60 साल है, ये भी बूढ़े। अब ये खत्म हो, इसका पुत्र कौन था, बिंबाजी भोसले। तो अब ये देखिए खत्म तो नहीं हुआ है, लेकिन राजगद्दी पे कौन किसको बैठा दिया गया, अपने पुत्र को। तो इस प्रकार इसका आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोसला, जो भोसला है बिंबाजी भोसले, ये कहाँ का प्रथम शासक बना, या मराठा का प्रथम शासक कौन बना, मराठा का प्रथम शासक, प्रथम शासक जो कि कहाँ राज करने वाला, छत्तीसगढ़ में। क्योंकि कलचुरी वंश कहाँ आ गया था, रतनपुर रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। और नागपुर क्या हो गया था, बाहर था उस टाइम, ठीक है, बाहर माना जाता था उसको, समझिए, ठीक। तो मराठा का प्रथम शासक जो कि छत्तीसगढ़ का शासक, वो कौन बना, तो ऑप्शन ये चारों दे दिया रहेगा, तो आप लोग बिंबाजी भोसले पे टिक मारिएगा, क्योंकि बिंबाजी भोसले प्रथम मराठा शासक है अपना छत्तीसगढ़ का, ठीक। इसको मेरे ख्याल से क्वेश्चन में भी पूछा था, जहां तक मैं इसको कोई क्वेश्चन में देखा भी था, लग रहा है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। और देखिए जो व्यापम है वो अधिकतर क्या करता है, क्वेश्चन को रिपीट करता है। याद रखिएगा व्यापम जो है वो अधिकतर क्वेश्चन को रिपीट करता है। तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस पर भी आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा। खैर इसमें आप लोग को इंक्लूड भी करा दिया जाता है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता थे। तो परगना पद्धति के जन्मदाता कौन थे, विट्ठल दिनकर, ठीक है। और ये जो परगना पद्धति बनाए हैं ये कौन से मराठों के द्वारा था, मराठों का। अब मान लीजिए यहाँ पूछ दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता थे विट्ठल दिनकर, आप लोग को तो पता चल गया। लेकिन यदि ऑप्शन में दे देता कलचुरी वंश के लोग, कलचुरी शासक, या कलचुरी दे देता, फिर मराठा दे देता, फिर उसके बाद क्या देता, सामंत दे देता, फिर इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग ज़्यादातर लोग कलचुरी को करते। तो इसलिए इसका जो वंश है, जो समुदाय है, उसको भी याद रखिएगा, तो वो है मराठा, ठीक है, मराठा शासक। शासक नहीं बोल सकते, मतलब विट्ठल दिनकर मराठा जो संप्रदाय है इससे बिलोंग करते थे। और उस टाइम परगनों की संख्या कितना था, 27 था। परगनों की संख्या कितना, 27 था, याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा, क्योंकि जब पहले परगना बना वो 27 था, लेकिन बाद में इसका पुनर्गठन भी किया गया है ना, तो इसलिए आप लोग को इसको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे। तो देखिए ये तो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। कैप्टन एडमंड जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे, जो कि कब के थे, 1818 ईस्वी में। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक अधीक्षक के रूप में नहीं रह पाए ना। और इनके दौरान मेन घटना कौन कौन सा हुआ ये भी याद रखिएगा, क्योंकि सही जोड़ी जो होता है उसमें आप लोग को पूछ सकता है। तो इसका जो मेन घटना हुआ था वो हुआ था डोंगरगढ़ का। डोंगरगढ़ के जो जमींदार है, जमींदार द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह, ठीक है, विद्रोह, ये इनका कार्यकाल के दौरान जो घटना हुआ है वो है। अब देखिए एगन्यू, तो जो एगन्यू है ये दूसरे नंबर का है,
दूसरे नंबर का इसको याद रखिएगा, इसका कार्यकाल है 1818 से 25 ईस्वी। ठीक है, 1825 तक इसका है और ये दूसरा अधीक्षक है। और ये जो है ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पुस्तक भी लिखा है। छत्तीसगढ़ के ऊपर पुस्तक लिखने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? तो वो है एगन्यू। ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पुस्तक लिखने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? तो याद रखिएगा वो है एगन्यू। ठीक, एगन्यू है। और इनके द्वारा कई परिवर्तन किया गया, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में आया तो कई परिवर्तन किया गया। अब कौन कौन सा परिवर्तन किया गया? तो जैसे कि मैं इम्पोर्टेंट आप लोग को बता दे रहा हूँ। पहला परिवर्तन किया गया रायपुर के स्थान पे, रतनपुर के स्थान पे रायपुर को राजधानी बना दिया गया। रायपुर को राजधानी बना दिया गया किसके स्थान पे? तो रतनपुर के स्थान पे। ठीक, याद रखिएगा, इसके स्थान पे रायपुर को राजधानी बना दिया गया। किसका राजधानी? छत्तीसगढ़ का ना। और दूसरा क्या हुआ? तो मैं जो आप लोग को परगने का संख्या बताया था 27, तो उस परगनों का जो संख्या है उसको ये क्या कर दिया गया? पुनर्गठन कर दिया गया 1819 से 20 ईस्वी में। ठीक है, 1819 से 20 ईस्वी में कर दिया गया। तो जो 27 परगना में विभाजित था पहले, उसको ये करके 8 तक सीमित कर दिया। 8 तक सीमित कर दिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इसका इतना इम्पोर्टेंट है। और भी ये कई सुधार किया है जिसका भी उतना ज़्यादा मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग को मेन ये 2 चीज़ ही पूछा जाएगा, बाकी जो अदर है वो उतना खास मायने नहीं रखता। ठीक है, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए। ठीक, और देखिए जो कैप्टन हंटर है इसके बारे में भी देखिए। तो जो कैप्टन हंटर है वो एगन्यू त्याग पत्र दिया है, याद रखना है, एगन्यू त्याग पत्र दिया है। तो उसके बाद 1825 में कैप्टन हंटर आया। अब कैप्टन हंटर के बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इसके बाद आया सैंडीज आया 1825 से 28 ईस्वी तक, क्योंकि ये भी ना ज़्यादा समय तक नहीं रहा। क्या में नहीं रहा? ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में किसका कार्यकाल था, कौन शासन किया? तो ऑप्शन ये चारों दिया रहेगा तो आप लोग बी को टिक लगाइएगा, एगन्यू को। ठीक है, यदि ऑप्शन चेंज किया रहेगा तो वो अधीक्षक के क्रम अनुसार आप लोग उसके डेट देख के टिक लगाइएगा। ठीक है, तो ये जो है नागपुर में जो घुड़सवार हुआ था, घुड़सवार सैनिक अधिकारी रह चुका था ना, ये जो सैंडीज था, नागपुर घुड़सवार का सैनिक अधिकारी ये रह चुका है, घुड़सवार सेना का। ठीक है, घुड़सवार सेना का सैनिक अधिकारी ये रह चुका था, कौन? सैंडीज। और इनके कार्यकाल के दौरान कौन सा घटना हुआ था? तो उस टाइम रघुजी का शासन था, रघुजी तृतीय इनका शासन था। इनका और अंग्रेज का संधि हुआ, युद्ध नहीं हुआ, संधि हुआ। कब हुआ? 13 दिसंबर 1826 को हुआ। याद रखिएगा, 1826 को हुआ 13 दिसंबर। तो उस टाइम सैंडीज ब्रिटिश अधीक्षक थे। ठीक है, और रघुजी जो तृतीय है ये कौन से वंश के हैं? कमेंट करके बताना कौन से वंश के हैं। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित है? तो नरबलि की प्रथा है बस्तर में, करौन में। ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ में मराठा काल में मादक द्रव्यों पर लगाया जाने वाला कर को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? ठीक है, ये त है जो कि त लिखा गया, जाता था। ठीक, इसको समझिएगा। तो देखिए, मादक द्रव्यों पर लगाने जाने वाला कर, तो इसको बोला जाता था कलाली।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और टकोली किसको बोला जाता था? देखिए, अब मराठा शासन के दौरान पूछा है ना, तो इस टाइम ऐसा नहीं है कि मराठा शासन एक ही जगह होगा। मराठा शासन अपना क्या करने लगा, प्रचार प्रसार हर जगह करने लगा। तो उस टाइम जो टकोली था, इसका मतलब क्या हुआ? टकोली का मतलब होता है जमींदारों द्वारा देय वार्षिक कर, वार्षिक कर। ठीक, ये इसका है टकोली। लेकिन इसको कई जगह क्या बोला जाता था? ओरी बोला जाता था, कई जगह ओरी, ओरी कर के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। टकोली और ओरी सेम है ना, कंफ्यूज नहीं होना। शायर कौन सा होता था? शायर कर, तो ये आयात निर्यात में दिया जाता, आयात निर्यात का कर, आयात निर्यात का, आयात निर्यात कर या विक्रय कर जो है, या विक्रय कर लिख सकते हैं आप लोग, विक्रय कर, विक्रय कर, ये आता था, शायर कहलाता था। और पंडरी कौन सा कर है? तो ये गैर कृषि व्यवसाय पर होता था, गैर कृषि व्यवसायों पर जो कर वसूला करते थे उसको क्या बोलते थे? पंडरी बोला जाता था। ठीक है, अब मान ले जाए आप लोग को क्वेश्चन में पूछ दिया, और ये कलाली तो पता चल गया, मादक द्रव्य पर लगाया जाने वाला कर। इसी प्रकार एक अबकारी भी होता था, याद रखना, अबकारी। ये क्या होता था? अबकारी मतलब जो मादक द्रव्य होता है, जैसे शराब वगैरह हो गया, तो इसके जो विक्रय है, इसके लिए लाइसेंस बनवाने का जो शुल्क है, लाइसेंस शुल्क, उसको आबकारी बोला जाता था उस टाइम, लाइसेंस शुल्क को। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यदि इसमें से क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप लोग को क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? यदि मान ले जाए मैं व्यापम का क्वेश्चन सेलेक्टिव करता, तो यदि मेरे को इससे क्वेश्चन पूछना रहता तो मैं आप लोग को इस टाइप से पूछता कि जो मराठा शासन काल के समय जो कुम्हार होता है, मराठा शासन काल के समय जो कुम्हार होता है, ये अपने राजा को जो कर देता था उस कर को क्या बोला जाता था? इस टाइप से यदि आप लोग को पूछता, या फिर मैं आप लोग को पूछता कि लोहार अपने शासक को मराठा काल के दौरान जो कर देता था उस कर का नाम क्या था, फिर ये चारों ऑप्शन में देता, तो आप लोग टिक किस पे लगाते, कमेंट करके बताना। लोहार जो है वो मराठा काल के दौरान अपने शासक को कर देता था अपने व्यापार से, लोहा वगैरह के उद्योग से। ठीक है, तो उस कर को किस श्रेणी के अंतर्गत इसमें नाम में रखा जाएगा? टकोली, शायर, पंडरी, कलाली। ठीक, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ में मराठा काल में ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला गांव को मोकासा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और धर्मादाय किसको बोला जाता है? तो ये धर्म के नाम पर यदि दान में दिया गया गांव हो, दान में दिया गया गांव, जैसे कि मान ले जाए कोई राजा है, वो धर्म के नाम पे किसी व्यक्ति को वो गांव को दान में दे देता था, तो उसको धर्मदाय बोला जाता था। देव स्थान, तो ये क्या है? मंदिर के नाम पर गांव को दान में दे देता था, उसको बोला जाता था देव स्थान। मुकासा तो आप लोग समझ गए, ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला गांव। फड़नवीस क्या होता है? तो जो परगने में आय व्यय का विवरण होता है, परगनों में होने वाले आय व्यय का विवरण रखने वाला, इसको बोला जाता था फड़नवीस। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है इसका ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसमें भी आप लोग को घुमा क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। परगने का प्रमुख राजस्व अधिकारी को क्या कहा जाता था? देखिए, यदि आप लोग पैड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि उसमें आप प्रैक्टिस सेट डलना चालू हो जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं 62 61 40 22 66 ये मेरा नंबर है, आप लोग व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसमें आप लोग को जो 13 नंबर के प्रश्न हैं, 13 प्रश्न में घुमा के क्वेश्चन बताया हूँ,
वैसे ही आप लोग को घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सभी के बारे में आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कराया जाएगा, ताकि आप लोग को जो आंसर है वो आंसर आप लोग को पता है, लेकिन उसी आंसर को पूछने का तरीका चेंज करा जाएगा कि आप लोग उस आंसर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, कितना गहराई से पढ़ें ये पता चलेगा। इसलिए जिन लोग ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसका फी है 199 रुपीज़, ठीक है, 199 रुपीज़, ठीक। अब देखिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, इसको मैं मिटा देता हूं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कमाविजदार, अमीन, पोतदार, फड़नवीस। तो राजस्व अधिकारी को बोला जाता था कमाविजदार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और अमीन किसको बोला जाता था? तो जो परगने का, जो राजस्व संबंधी परगने का राजस्व संबंधी क्या करता था? हिसाब रखता था। हिसाब रखने वाला को अमीन बोला जाता था। पोतदार क्या होता था? तो जो खजाने में जमा किया जाता है जो राशि, ठीक है, तो उसका भी लेखा जोखा होता है। तो उस लेखा जोखा जो करता था उसका एक अधीक्षक होता था, तो उस अधीक्षक को बोला जाता था पोतदार, ठीक है। मतलब खजाने में जो जमा राशि होता था उसका हिसाब रखने वाले को पोतदार कहा जाता था। फड़नवीस तो आप लोग को पता चल गया होगा, परगने में होने वाले आय व्यय का जो विवरण रखता है, लेखा जोखा रखता है, उसको फड़नवीस कहा जाता है। तो इस प्रकार ये जो 15 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो आप लोग को पूछने के लिए मैं बोला था, पूछने के लिए क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन है, इधर बताता हूँ आप लोग को। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में, देखिए समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में महाकांतर के शासक का नाम क्या था? शासक का नाम क्या था? कमेंट करके आप लोग को बताना है इसका नाम क्या था। ऑप्शन भी सुनिए, ऑप्शन ए है। इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 समझिए। इस पे आप लोग जब भी कमेंट करके बताइएगा तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 लिखना, तभी समझ में आएगा। तो ऑप्शन ए पे है महेंद्र, ऑप्शन बी पे है सोमेश्वर, सी में है महिपाल और डी में है व्याघ्रराज। कमेंट करके बताना, देखते हैं ए बी सी डी कौन सा आता है और कौन कितने पानी में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।